हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 14। पाठ का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। यह एक कविता है। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर शीर्षक की कविता एक उद्देश्यपूर्ण कविता है। इस कविता में ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक छटा का उल्लेख किया गया है। कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे थे और लौटते समय उनके ट्रेन का टाइम नहीं हुआ था, इसलिए वो एक खेत की मेड़ पर खड़े हो जाते हैं तथा वहाँ पर खड़ी हुई फसलों को तथा पेड़ पौधों को बड़े ध्यान से देखते हैं। इस कविता में कवि ने वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बहुत अच्छे से प्रकट किया है। हमारे सामने उसका मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से चने के पौधों का, सरसों के पौधों का तथा अलसी के पौधों का मानवीकरण किया है तथा उस खेत के समीप ही एक तालाब है, तालाब के दृश्य को हमारे सामने उपस्थित किया है। इसके बाद कवि ने वहाँ पर फैले हुए छोटे छोटे टीलों के बारे में बताया है, एक तालाब के बारे में बताया है तथा वहाँ पर जो उन्होंने पक्षी देखे जैसे सारस और तोता, इस प्रकार के पक्षियों की मधुर आवाज़ों के बारे में भी बताया है। आज इस भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता पर आक्रोश प्रकट किया है। उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार को महत्व देते हैं। वे केवल धन दौलत को प्राप्त करने के पीछे अपना समय व्यतीत करते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर हैं। वे प्रकृति से भी कर चुके हैं, यानी वो प्राकृतिक वातावरण से कट चुके हैं। कट यानी दूर हो चुके हैं। कवि इसे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य मानता है, क्योंकि नगर में रहने वाले लोग धीरे धीरे प्राकृतिक वातावरण से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और उनका अधिकतर समय केवल व्यवसाय में जाता है या वो धन दौलत को, व्यापार को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं तथा सौंदर्य व मानवता जैसे जो गुण हैं, मानवीय जो गुण हैं, वो उनमें बहुत कम पाए जाते हैं और यह नगरीय संस्कृति का दुर्भाग्य बन चुका है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? उत्तर है, सरसों को सयानी कहकर कवि यह कहना चाहता है कि वह अब बड़ी हो गई है। उसके समीप चना और अलसी जो छोटे पेड़ हैं, वह उनको देखता है तथा सरसों को देखकर ऐसा लगता है कि सरसों अब चने और अलसी के पेड़ों से बड़ी हो गई है, अब वह विवाह योग्य युवती हो गई है। यहाँ पर कवि ने सरसों का मानवीकरण किया है तथा उस पर आए फूलों के कारण उसका रूप सौंदर्य निखर आया है। वह बाकी सब पेड़ पौधों से सयानी हो गई है और विवाह के योग्य हो गई है। प्रश्न 3, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी का पौधा है, उसके मन के भाव कैसे हैं? उत्तर है, अलसी अल्लड़ नायिका है। उसकी कमर लचीली है, देह पतली है और स्वभाव से वह हठीली यानी जिद्दी है। उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण किए हुए हैं, यानी अलसी के पौधे पर नीले फूल खिले हुए हैं। वह मानो सबको प्रेम का खुला निमंत्रण देकर कह रही है कि जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना दिल दे दूंगी, यानी कह रही है अलसी। अलसी के पौधे का मानवीकरण करके कवि ने बताया है कि अलसी का पौधा एक पतली नायिका है और वह जिद्दी है। वह अपने शीश पर एक फूल धारण किए हुए है और कह रही है जो इस फूल को छुएगा वो उसे अपना दिल दे देगी। हमारा चौथा प्रश्न है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि एक, वह चने से सटकर उगाई है, यानी चने के पौधे के बिल्कुल समीप उगी है। दूसरा, वह हवा से लहराकर बार बार झुक जाती है, ज़मीन को छू जाती है और अगले ही पल तुरंत खड़ी हो जाती है, इसलिए उसे हठीली कहा गया है। प्रश्न 5,
चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? उत्तर है, सरोवर के जल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल खंभा हो। रंग, चमक और रूप की समानता के कारण यह कल्पना की गई है जो कि मनोरम लग रही है। जब सूरज की रोशनी या जब सूरज का प्रतिबिंब हम पानी में देखते हैं तो उसे हम लगातार नहीं देख पाते, हमारी आंखें चमकने लगती हैं तथा बंद हो जाती हैं, आंसू आने लगते हैं। अर्थात सूरज के प्रतिबिंब को हम अधिक देर तक पानी में या आईने में भी नहीं देख सकते, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का बड़ा सा गोल खंभा पानी के अंदर चमक रहा है। प्रश्न 6, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। उत्तर है, कविता में बताया गया है कि चने का पौधा केवल बलिष्ठ भर ऊंचा है, यानी वह बहुत छोटा है, उसका कद बहुत छोटा है। उसने हरे पत्तों रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं और अपने सिर पर गुलाबी फूलों का मुकुट पहना हुआ है। वह एक दूल्हे की भांति सज धज कर खड़ा हुआ है, यानी जैसे कोई दूल्हा सज धज कर विवाह के लिए तैयार हो जाता है, इसी तरह से जो हरा चना है उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर हरे चने के पौधे का मानवीकरण किया गया है। प्रश्न 7, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? उत्तर है, मानवीकरण का अर्थ है जो प्राकृतिक पदार्थ हैं या जो जड़ पदार्थ हैं, जैसे पेड़ पौधे, बादल या कोई पेड़ की कोई छोटी पतली बेल, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हें मानव मान लेना या उनके कार्यों को मानव के समान मान लेना मानवीकरण कहलाता है। सर्वप्रथम कवि ने चने के पौधों का मानवीकरण किया है, तत्पश्चात अलसी को हठीली और हृदय का दान देने वाली बताकर उसका मानवीकरण किया है। सरसों को सयानी व हाथ पीले करना आदि कार्यों के माध्यम से उसका भी मानवीकरण किया गया है। तालाब के किनारे रखे पत्थरों को पानी पीते हुए दिखाकर उनका भी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। यानी जो पेड़ पौधे हैं वे तथा तालाब के किनारे रखे हुए पत्थर ये मानव नहीं हैं, ना तो ये पानी पी सकते हैं, ना ये सयाने हैं और ना ये हाथ पीले करते हैं, ना ये हठीली है और ना ये हृदय का दान करने वाली है। ये सभी कवि की कल्पना है और कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा इन सभी प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण किया है, इन्हें मानव मान लिया है। हमारा 8वां प्रश्न है, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। उत्तर, उपर्युक्त भाव को व्यंजित करने वाली पंक्तियां हैं, बांझ भूमि पर मीठा मीठा रस टपकाता, इधर उधर रीवा के पेड़ सुग्गे का स्वर, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, टेंटे टेंटे सुन पड़ता है। इस प्रकार के जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने वाली हैं। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।